बुद्ध अंबेडकर शिक्षण सेवा संस्थान बीकापुर अयोध्या के तत्वावधान में आयोजित इस वीरांगना फूलन देवी शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में आए हुए मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और मंच वालों से ज़्यादा सम्मानित जो मंच के सामने आप सभी बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा घर चूँकि आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की तरफ, तो दिल्ली से आजमगढ़ जाने के क्रम में अयोध्या होकर गुजरते तो कई बार रहे, लेकिन आज पहली बार इस जिले में बतौर वक्ता आपके बीच में आया हूँ और आयोजकों का बहुत आभार और बहुत बधाई इस बात के लिए कि ऐसे माहौल में भी आप इतनी हिम्मत कर ले रहे हैं कि फूलन देवी पर कार्यक्रम कर रहे हैं और उस पे भी हम लोगों को बुला रहे हैं। अब हमें बुलाना आपने तय कर लिया है, जाने के बाद देखिएगा क्या होता है। लेकिन अच्छा है कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़िले में जो कुछ दिन पहले तक फैजाबाद था, जब इसका विकास हुआ तो इसका नाम बदल के अयोध्या रख दिया। हालांकि हम लोग पहले जब जाते थे तो दोनों स्टेशन पढ़ते थे, फैजाबाद भी पढ़ता था, अयोध्या भी पढ़ता, फिर भी पता नहीं क्या फैजाबाद कबूल नहीं हुआ। मेरे ज़िले का भी नाम आजमगढ़ है, देखते हैं कब तक वो चलता है, उसका भी नाम बदलना चाह रहे हैं। और मैंने देखा कि 20-25 तो बड़े शहर ऐसे हैं जिसका नाम बदलना पड़ेगा, और गांव तक नाम बदलने लगे तो 2-3 सरकार तो नाम बदलने में निकल जाएगी। इतने नाम हमारे उत्तर प्रदेश में उस मिजाज के हैं जिस मिजाज वालों से इनको नफरत है। तो ऐसे अयोध्या के इस सरजमी पर मेरे पूर्व के वक्ता अभी बता रहे थे कि भाई ये अयोध्या का इतिहास यही नहीं है। कहते हैं कि उनके भगवान यहाँ पैदा हुए, मानते हैं वो, लेकिन इसका इतिहास एक बुद्धिस्ट परंपरा का भी इतिहास है। और इस मंच पे भी आपने 2 झंडा लगाया है, एक तरफ वाला झंडा जय भीम का है और एक तरफ ये पंचशील का झंडा है। तो मैं इन रंगों को जब देखता हूं, बाबा साहब को भी नीला रंग बहुत पसंद था। मानवर कांशीराम ने तो उस नीले रंग को राजनीतिक रंग बना करके हाथी का चुनाव चिन्ह लिया। तो हाथी विराटता का प्रतीक, ताकत का प्रतीक, वो तथागत बुद्ध से आ रहा है। और बुलंदी का प्रतीक, हमारे यहाँ ओबीसी समाज के लोग हैं, वो पीले रंग को बहुत अपनी चेतना से, अपनी विरासत से जोड़कर देखते हैं। लाल रंग को क्रांति का रंग कहा जाता है। और इस पंचशील के झंडे में आप देखेंगे वो सारे रंग हैं। मुझे लगता है कि वैचारिक ताकत हमें अगर कहीं से लेनी चाहिए तो वो तथागत बुद्ध की ताकत है, जो समता और न्याय की ताकत है। तो ऐसे आयोजन में आज आने का ऐसे वक्त में मौका मिला है जब आज ही के दिन इस देश में एक महिला आदिवासी पहली बार
राष्ट्रपति बनी है और आज उन्होंने शपथ लिया है। और ये बड़ा दिन है, गौरव का दिन है। मैं तो इसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। नीरज भाई ने जिक्र किया, क्योंकि 75 साल में बहुत लोगों का शासन रहा, उन्हें तो नहीं फिक्र हुई कि कोई महिला आदिवासी भी इस राष्ट्र की राष्ट्रपति हो सकती है। बहुत लोगों को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। तो पहली बार अगर कोई बन रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये एक प्रतीकात्मक स्वागत है, प्रतीकात्मक उपलब्धि है, एक व्यक्ति की उपलब्धि है जिसका विरोध आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन व्यक्तियों के बीच में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जिनकी उपलब्धि केवल अपनी उपलब्धि नहीं होती, पूरे समाज की उपलब्धि होती है। और उसी दिल्ली की संसद तक पहुंचने वाली एक वीरांगना का नाम था फूलन देवी, जो केवल व्यक्तिगत नाम नहीं है, वो एक क्रांति का नाम है, एक विद्रोह का नाम है, एक उम्मीद का नाम है। इसलिए आज के दिन फूलन देवी को याद करना मेरे लिए बड़ी बात है। आज सुबह सुबह एक कविता देखी, वो सोचते थे हर फूल बेरहमी से तोड़ देंगे, वो सोचते थे कि हर फूल बेरहमी से तोड़ देंगे और बगीचा उफ तक न करेगा, मगर उनका फूलों में, बगीचों में फूलन से मिलना बाकी था। नाम रखा था उनका फूलन देवी, जो फूल से कोमल, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि, गरीब पृष्ठभूमि। क्योंकि शुरुआत फूलन देवी से ही करना जरूरी है, हम फूलन देवी को याद कर रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसी बालिका, एक ऐसी बच्ची जो अपनी मां से इस बात के लिए लड़ती है कि हमारे इलाके में हमारे लोगों का कोई सम्मान क्यों नहीं, कोई भी क्यों अपमानित करता रहता है। बहुत कम उम्र की थी। एक किस्सा मिलता है कि फूलन देवी दिन भर अपने परिवार वालों के साथ मजदूरी करती हैं, एक सवर्ण के घर पे, उसका घर की दीवार बनाने के लिए। और शाम को जब जाने लगती है तो उनको मजदूरी नहीं देते, वो काम करा लेते, मजदूरी नहीं देते। तो जब वो जाने लगती है, मजदूरी नहीं मिलती, अपमानित करते, गाली देते, सारे लोग वापस लौट जाते। फूलन लौट के आती और रात के अंधेरे में जो दीवार दिन भर में बनाई रहती उसे गिरा देती। और उसकी उम्र मुश्किल से 8-9 साल। हमारे यहाँ कहावत है, पूत के पांव पालने में, होनहार बीरवान के होत चीकने पात। कहावत 2 ठो हमने बोला। एक की शुरुआत थी पूत के पांव पालने में, तो पुत्रियों के पांव। दूसरी कहावत होनहार बीरवान के, दोनों पुरुषों के ऊपर एक कहावत बनी है। हमारे यहाँ कविता भी लिखी तुलसीदास ने, तो लिखा कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बेटा अगर लायक है तो पैसा जुटाने की कोई जरूरत नहीं, बेटा ना लायक है तो भी पैसा जुटा क्या करोगे, सब बेच खाएगा। आजकल एक बेटा प्रधानमंत्री बना इस देश का। भाई सदियों से जो आजादी में जितना लायक था, जितना लोगों ने जुटाया था, दोनों कबीर ने एक दोहा लिखा है। मैं देखिए हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, भाषण वहाँ देने मुझे आता नहीं, ये तो सोशल मीडिया की देन है भाई। अच्छा एक बात बताएं, बातचीत करने की शैली में ही करूँगा, क्योंकि हम लोग हैं प्रोफेसर लोग, व्याख्यान देने का तो ज़्यादा गंभीर हो जाने पे बात होती नहीं। हम तो अपने गांव, अपने इलाके में आए हैं। मैं तो ये मानता हूँ आप लखनऊ और लखनऊ से आगे जितना पढ़ते जाइए, बोली भी लगभग वही मिलेगी, भाषा भी वही मिलेगी, मिजाज भी वही मिलेगा, और वही बदहाली, वही जहालत, वही गरीबी भी मिलेगी। तो हमारे यहाँ कबीर ने का दोहा लिखा है कि पानी बाढ़े नाव में
और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। कबीर साहब लिखा तो सबके लिए, लेकिन उल्टा हो गया। अब भाई अब क्या हो रहा है, दूसरे का भी जितना हड़प ले वो सब हो रहा है, और दोनों हाथ उलीच के किसको दिया जा रहा है? जो चुनाव लड़वाते हैं अपने दोस्त अंबानी और अडानी, जो प्रधानमंत्री बनवाते हैं। तो वो एक बेटा ऐसा भी है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, नारा याद है? बड़े और वैचारिक मंचों से कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। व्यक्तियों की औकात ही क्या है, हम तो प्रवृत्तियों से लड़ रहे हैं। तो उसने बड़ा हाथ फैलाकर नारा दिया था, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब आया रेल बेच दिया। आपके विषय में आज के कार्यक्रम में लिखा हुआ है, शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा बेच दी, शिक्षा बेच दी, और उसके बाद सब बेच दिया। और उसका दोष क्या थे? उसने तो कहा ही था, मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। हम और आप सोचें कि आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये हो रहा हमारे यहां। तो लायक और नालायक का तो ये कसौटी हो गई। फूलन देवी अपने घर की एक लायक लड़की थी। लोग कहते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को ताकतवर कहलाने के लिए मर्दानी कहलाना पड़ता है। यानी ताकत किसके पास होती है? मर्द के पास। औरतें तो वैसे ही कमजोर होती हैं। इसलिए मुझे इस शब्द से भी आपत्ति है, मैं भी इसका इस्तेमाल करते रहता हूं। अभी हम आ रहे थे, हमारे सुमित भाई आए हुए दिल्ली से, नीरज भाई है, तो हम ये बात कर रहे थे कि वीरांगना शब्द तो वीर से बना हुआ है, वीर की अंगना। यानी ताकत किसके पास? ताकतवर कौन? पुरुष। महिलाओं के लिए ताकतवर कोई शब्द ही नहीं बना। हम इतने महिला विरोधी समाज हैं। हमने महिलाओं के नाम पर कहावतें नहीं बनाई है, महिलाओं के नाम पर ताकत के शब्द नहीं बनाए हैं। महिलाओं के नाम पर अगर कोई बनाया है तो केवल और केवल गालियां बनाई हैं। हमारी सारी गालियां महिला विरोधी होती हैं। ऐसे समाज में फूलन देवी का जन्म। और फूलन देवी जो बचपन से ही विद्रोही तेवर की थी, मैं इसलिए वीरांगना की बजाय क्रांतिकारी और विद्रोही फूलन को याद करता हूं, और इसलिए मैं फूलन देवी को याद करते हुए बहुत शिद्दत से गौरवान्वित महसूस करता हूं। उस फूलन ने सहा अपने जीवन में वह सब कुछ जो इस मुल्क की महिलाएं, और उसमें भी कमजोर, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा घरों की महिलाएं जाने कितने सालों से सहती चली आ रही। जो फूलन के ऊपर हुआ वो इस देश में महिलाओं के ऊपर कोई पहली घटना नहीं थी। महिलाओं पर वो जुल्म तो जाने कब से हो रहे थे, मगर महिलाएं उसे सह रही थी। विद्रोह का तेवर बहुत कम निकला। जब हमारे यहां संत आंदोलन चला तो अय्यंकाली से लेकर के तमाम विद्रोही नायिकाएं निकली, लेकिन वो बहुत बाद में आकर के 18वीं शताब्दी 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई फूले के रूप में एक महिला निकली, जिसने अपना घर छोड़ा, समाज छोड़ा, अपनी मर्यादा को छोड़ा, जो समाज की थोपी गई मर्यादा थी। लेकिन उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, गोबर फेंके गए, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर कीचड़, पत्थर और गोबर फेंकते चले गए और मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को पढ़ाती चली गई, आने वाली पीढ़ियां मेरा हिसाब करेंगी। और आज सावित्रीबाई फूले इस देश की महिलाओं की एक आइकॉन बनकर के उभरी। लेकिन वो झेला जो फूलन ने, वो उन्हें नहीं झेलना पड़ा। लेकिन यह भी सच है कि स्कूल खोलने के लिए, बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए जो काम करना पड़ा था सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को, उन्हें घर से निकाल दिया। यही तो सजा थी उन्हीं। ज्योतिबा फूले अगर कोशिश करते
कि पूरे के भीड़ा वाली गांव में राम मंदिर बनवाना है तो हो सकता है चंदा भी मिल जाता, स्कूल बनवाना था घर से निकाल दिया। ये फर्क है हमारे समाज में। लेकिन नायिकाएं कैसे, नायक नायिका कैसे उभरते हैं, ये उसका इतिहास है। ज्योतिबा फुले किस जाति से आते थे? माली जाति थे। और माली आजकल किस कम्युनिटी में आते हैं? अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी में आते हैं। ओबीसी को तो, यहाँ के ओबीसी को तो पता ही नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और देखिए भाई, हमने शुरू में ही कर दिया था, आप लोगों ने हमें बुलाया है और नीरज भाई हमारे पहले बोल चुके हैं। और नीरज भाई जहाँ बोल देते हैं वहाँ जैसे लगता है कि लकीर खींच दिया है, इसके नीचे तो मत जाना, ऊपर ही रहना। और इतना नाम लेके उन्होंने आलोचना कर दी और रहते लखनऊ में है। इनको पता नहीं बुलडोजर से डर क्यों नहीं लगता है। जब ये नहीं डर रहे हैं तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के पहली आलोचना मैं ये करता हूं कि इसे उत्तर प्रदेश में मंडल आंदोलन के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग भी ज्योतिबा फुले के नाम पर रखे गए जिले का नाम बदलते हैं। और यह गुनाह आपके लोगों के ऊपर है और इसे भी आपको याद रखना चाहिए। ज्योतिबा फुले के नाम पर तो जिले का नाम रख दिया था। आज भी किसी संघी की हिम्मत नहीं होगी कि डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया या फुले के नाम पर कोई इमारत, कोई भी संस्थान रख दिया जाए, उसका नाम बदल के वो दिखा दे। लेकिन हमारे लोगों ने यह गुनाह किया। अब ये जानबूझ के किया या उनसे करवाया गया, गुनाह तो गुनाह है भाई। उसी गुनाह में शामिल था प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ना। माफी तो मांगनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मानते हैं कि गलती हुई है, परशुराम की कटार उठाने में हिचक नहीं होती है। और प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया, 2 लाइन बोल के कहिए ना कि उससे हमारी गलती हुई, हमारी सरकार बनेगी तो प्रमोशन में रिजर्वेशन रेट्रोस्पेक्टिव ढंग से लागू करेंगे, ये आपको कहना चाहिए। ये काम हुआ तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, जब ज्योतिबा फुले को घर से निकाला तो स्कूल खोलने के लिए जमीन देने से लेकर रहने के लिए घर देने वाले शख्स का नाम था उस्मान शेख। और उनकी बहन फातिमा शेख उनके स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। उस साझे विरासत वाले ज्योतिबा फुले और उस्मान शेख के देश में आज यहां पर बोला जा रहा है 80% हिंदुओं एक हो जाओ, 20% मुसलमानों को इस देश से बाहर करना है, इसलिए 85% बहुजनों। मैं तुमसे पूछने आया हूं, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है क्या? अगर मुसलमान दुश्मन होता तो उस्मान शेख और फातिमा शेख कौन थे? आपकी जड़ें कहां हैं? मैं केवल उसी से आपको रूबरू कराने आया। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नया नहीं। हो सकता है मेरे बोलने के बाद इस परिसर में बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कई बार जाके संकोच में आता हूं नीरज भाई कि जितनी हमारी उम्र नहीं, उससे ज्यादा तो लोग संघर्षों में अपना जीवन खपा दिए होते, वो हमारे सामने बैठे होते। हम आपसे ऊर्जा लेते हैं साहब। और हम तो फिर भी दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, गाय भैंस चराते थे वहीं आजमगढ़ में। और कुछ नहीं पता था कि एक दिन वहां पहुंचेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अच्छा जब ये बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हैं अपना प्रचार खुद ही करता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर है। अरे हम ये प्रचार नहीं कर रहे, हम ये बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद हमारे प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे घरों के बच्चे कहाँ जाएंगे? तब मुझे चिंता होती है कि हम तो जातिवादी नहीं थे साहब, ये तुमने हमें जातिवादी बनाया। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। हम तो नहीं मानते थे जाति, तुमने हमें एहसास कराया कि हम अहीर के बच्चे हैं, हम गाय भैंस चराएं तभी अच्छे लगते हैं। हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएं तो तुम्हारी आंखों को चुभते हैं। अरे प्रोफेसर की बात छोड़िए,
इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन जाए भी अहिर का बच्चा, तो वो जब जाए तो गंगा जल से उसका घर शुद्ध कराना पड़ता है। फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि जाति क्या चीज होती है। आपके अपने प्रदेश की बात है भाई, गंगा जल से धुलवाया था ना। ये जाति का मयार है, आप मानो न मानो, ये वो संरचना है जो आप जब मर जाओ, आपके घर के लोग मर जाएं, तो दफन कहां होंगे उसमें भी जाति खोज लेते हैं। और अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, उस लाश को कब्रिस्तान से उठाकर बाहर करवाया कि ये अछूत जाति के लोग हैं, यहां दफन नहीं हो सकते। उस संरचना का नाम है जाति। कांवड़ ढोने वाले यात्री अगर दुर्घटना के शिकार हो जाए तो 7 या 9 लोग मरे थे, और प्रेस विज्ञप्ति करके सरकार बताती है कि 2 गड़रिया है, 2 कुर्मी है, 2 ये है और 1 बाभन है। ये है जाति, और आप हमसे कहते हो कि हम जातिवादी हैं। अच्छा, अगर वो तो सरकारी दस्तावेज था, ब्राह्मण को लिख रहे ब्राह्मण और बाकी 2 जनों को लिख रहे गड़रिया, फिर भी गड़रिया लोग सोचेंगे हम तो हिंदू हैं साहब। आपको वो हिंदू मानता कहां है? जैसे फूलन देवी को वो इंसान ही नहीं मान रहे थे। अगर इंसान मानते तो जिस महिला का कम उम्र में शादी अपने से 2 गुना 3 गुना उम्र के व्यक्ति के साथ गरीबी, मजबूरी, लाचारी में की गई, वो जाकर अपने ससुराल में भी शोषण और वंचना का शिकार हुई, बीमार हुई, कम उम्र की लड़की वापस घर लौटी, वापस घर लौट कर आई और कही कि मैं वहां जाऊंगी नहीं। घर वाले बेचैन परेशान कि हमारे यहाँ तो कहावत बन गई कि घर से बेटी विदा होती है डोली पर और ससुराल हुए। उस भाव को सोच रहा हूं जो उस लड़की के मन में था। उस लड़की ने ये बात घर वालों को बताई कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो मेरा शोषण करते हैं। मैं आपसे हाथ उठा के पूछ रहा हूं कि हमारे आपके गांव में, मोहल्लों में ऐसे शोषण सहती हुई महिलाएं नहीं है? हर गांव, हर कस्बे में है। और मैं जब यहां खड़ा हूं तो 2 दिन पहले आदिवासी आइकॉन बनकर के उभरी एक ऐसी महिला से मिलकर आया हूं, उससे इंटरव्यू लेके आया। उस महिला ने यह बताया कि जब मैं आदिवासियों के स्कूल खोलने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आई, तो हमारे आदिवासी इलाकों में पुलिस और सेना आकर कब्जा कर लेती है इमारतों पर। ध्यान से समझिएगा उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके ही इसी राज्य के 1000-1200 किलोमीटर दूर आपके इस जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंड में क्या क्या हो रहा है, और आज हो रहा है। और फूलन देवी को याद करते हुए मैं उस महिला को याद कर रहा हूं। उसने स्कूल खोला, गांव-गांव आदिवासियों के बीच में जाकर कहा कि हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम आओ अपने बच्चों को भेजो। उन आदिवासी लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे अगर दिन भर स्कूल में रहेंगे तो रात में हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। तो उस महिला ने कहा कि हम रहने का हॉस्टल भी बनवाएंगे। तो एक हॉस्टल और एक सरकारी शिक्षिका बनकर के वो महिला अपने इलाके में जब शिक्षा की अलग जगाना शुरू की, पुलिस वाले आकर के, सेना वाले उस स्कूल की इमारतों पर छुपने लगते थे। तो आदिवासी इलाकों में नक्सल, और नक्सल को कहा जाता है कि वो डाकू हैं, गुंडे हैं। हम फूलन देवी पर बात कर रहे हैं साहब। अभी आते हैं और बताते हैं कि इस देश में डाकू और गुंडे का मतलब क्या होता है। जो अपने हक के लिए लड़े, जो अन्याय के खिलाफ लड़े, वो डाकू और गुंडा है। और जो 12-12 मुकदमा लेकर के जब मुख्यमंत्री बन जाए और अपना मुकदमा वापस करा ले, वो गुंडा नहीं है। 22 मुकदमा था, मैं कह रहा था ना, मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग सामने बैठे हुए। अयोध्या को बनाएंगे विश्व नगरी, बनाओ, तुम्हारी सरकार है, तुम्हें कौन रोक रहा है। विश्व स्तर का मंदिर बनेगा, विश्व स्तर का नगर बनेगा, काशी, मथुरा, अयोध्या। अरे मैं कह रहा हूं, तुम्हें अगर इतना ही विश्व स्तर का बनाना था तो उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तर का विश्वविद्यालय बना देते, तो हम भी मानते कि तुमने कोई एक अच्छा काम किया। वो लोग डाकू और गुंडा की परिभाषा बताते हैं, जिनका मुख्यमंत्री बनने के पहले तक केवल चर्चा में इसलिए थे
जो जाकर जहरीला बयान, मैं तो आजमगढ़ का हूं, मेरे बगल में ही गोरखपुर है, वहां का मठ गोरख मठ, और वो नाथपंथी लोगों का था, गोरखनाथ का वो पंथ है जो निर्गुण परंपरा से आते थे। और निर्गुण परंपरा मतलब जानते हैं, कबीर साहब का भजन गा रहे थे, हमारे साहब बैठे हुए हैं। निर्गुण परंपरा का मतलब होता है मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। सुनिए, इसका किसी मुख्यमंत्री से कोई रिश्ता नहीं है। आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए, हालांकि इधर जटा नहीं है, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गई न बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगैले, और गीता बाँच जोगी होई गई न लबड़ा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी। मैं किसी मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं कबीर की बात कर रहा हूं। तो कबीर की विरासत जिस नाथ परंपरा में थी, वो गोरखनाथ, जिन्होंने ब्राह्मणवाद, मनुवाद और तमाम तरह की सत्ता को चुनौती देते हुए वंचितों शोषितों का निर्गुण पंथ खड़ा किया था, उनका मठ था। पहले उस पर कब्जा और फिर मठाधीश होकर के ये बयान देना कि कब्र से उठा करके बलात्कार करेंगे, यही तो यूएसपी थी। वो गुंडे नहीं है, हमने नाम किसी का नहीं लिया, हम तो पूछ रहे साहब, अगर फूलन देवी गुंडा है, नक्सली अगर गुंडे हैं, तो ये राम मंदिर की रथ यात्रा निकालने के नाम पर जो हजारों लोगों को दंगे में मारा, वो कौन लोग थे? ये सवाल इस मंच से मेरा उन लोगों को है। और तब मैं उस महिला को याद कर रहा हूं, फूलन देवी पर बात करते हुए, उस आदिवासी महिला ने कहा कि नक्सली हमसे कहने लगे कि तुम्हारे स्कूल में सेना और पुलिस के लोग आकर रुकते हैं, हम तुम्हारे स्कूल को गिरा देंगे। उसने नक्सलियों से कहा कि हमारे इलाके में तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा अगर शिक्षा नहीं होगी, इसलिए मैं स्कूल के लिए लड़ रही हूं, आप मेरा स्कूल मत गिराइए। नक्सलियों ने बाकी स्कूल गिरा दिए, उनका स्कूल छोड़ दिया, तो पुलिस वालों ने कहा कि ये नक्सलियों से मिली हुई है, ये भी नक्सली है, इसलिए इसका स्कूल नहीं गिराया गया, और दोनों उनके दुश्मन बन गए। पहुंचिएगा मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर झूठे मुकदमे किए। आजाद भारत की बात बता रहा हूं, 2005, 6, 7 की सलवार जुडूम चलाया था आदिवासियों और नक्सलियों को खत्म करने के लिए। और नक्सली क्या मांग कर रहे थे कि ये जल जंगल जमीन हमारी है, तुम विकास के नाम पर हमारी जल जंगल जमीन हमसे मत छीनो। जैसे हमारे साथी जो अयोध्या के हैं, जो बोल रहे थे कि हमारी जमीन छीन रहे हैं क्योंकि वहां राम मंदिर बनने वाला है। हमने, और बहुत अच्छा उन्होंने कहा, जहां जहां राम मंदिर का विवाद है वहीं वहीं तथागत बुद्ध और अंबेडकर की मूर्ति रख दो, आधा विवाद तो उसी समय खत्म हो जाएगा। भाई हमें अवैध कब्जा नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो जब इस कार्यक्रम में आने वाला था, मुझे एक पर्ची भी भेजी है कि अयोध्या बार एसोसिएशन के दर्जनों वकील साहब लोग आए हैं। एक तो पर्ची दिया उन्होंने, उसमें सारे यादव जी लोग हैं, लेकिन अच्छा है, स्वागत है। नीरज भाई कह रहे थे कि जहां यादव ज्यादा होंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैं सोचने लगा कि अगर यादव ज्यादा जहां है वहां मैं नहीं गया, और आरएसएस का एक प्रचारक है कि कहा उठो यादवों तुम कृष्ण के वंशज जो आओ हिंदू धर्म बचाने, तब क्या होगा? पता चला हम नहीं गए, उधर से कोई और लेके चला गया। इसलिए मैं हर मंच पर जाऊंगा और यादव जी लोगों से भी कहूंगा कि उठो यादवों, आपको थोड़ा दिल बड़ा करना है, नाक छोटी करनी है। अगर आप में ताकत है तो अपने से कमजोर पर वो ताकत नहीं, अपने से मजबूत पर वो ताकत आजमाओ और आपको इस बहुजन एकता बनाओ। तो ये जो वकील साहब लोग आए हुए हैं, सबका बहुत स्वागत। इतने वकील अगर अयोध्या में हैं तो भाई अयोध्या में फिर डरने की बात है क्या? आपके अपने लोग हैं, सीना तान के रहिए, गलत को बर्दाश्त मत करिए। इन सारे लोगों की जिम्मेदारी, न्यायपालिका में
आजकल फैसला तो ऐसा हो रहा है कि आज राम मंदिर के पक्ष में फैसला दो, कल राज्यसभा का सदस्यता ले लो। ये भी तो हो रहा है भाई। मैं वही सब बोल रहा हूं जो संसदीय भाषा में बोला जाता है, हालांकि डिक्शनरी नहीं बन गई है जिसमें तानाशाह को तानाशाह भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं फूलन देवी पर, तो करेंगे। तब मुझे वो सोनी सूरी की याद आती है जिसने कहा कि वो झूठे मुकदमे बनाकर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, पुलिस थाने में बलात्कार किया और उसकी योनि में पत्थर भर दिया। उस महिला के साथ यह अन्याय 2005, 6 और 7 में हो रहा था। मैंने पूछा उनसे कि आपको पता है फूलन देवी कौन थी? उस महिला ने कहा कि हमें ऐसे ही लोगों से ताकत मिलती थी, और मैं जब उनके बारे में जानी कि एक लड़की जिसका 11 साल की उम्र से बलात्कार होना शुरू होता है, शादी के नाम पर बलात्कार, गांव वालों का बलात्कार, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, पुलिस थाने में बलात्कार, जब वापस मदद मांगने जाती है तो डाकुओं का एक गिरोह कब्जा करता है, वो बलात्कार करता है। इतना शोषण और अन्याय जिस पर हुआ वो आपकी नजर में अपराधी है और गुंडा है। फूलन देवी अपने इंटरव्यू में कहती हैं, मेरे ऊपर इतना जुल्म हुआ था और हर बार मैं यही सोचती थी कि न्याय मांगने किसके सामने जाऊं। पुलिस नहीं सुनती, गांव के लोग नहीं सुनते, कौन हमारे साथ खड़ा होगा। तो फूलन ने कहा कि कई बार मुझे यह लगा कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं, और तब फूलन ने कहा कि लेकिन मुझे यह समझ में आया कि अब तक जाने कितनी महिलाएं ये सब सोचते सहते आत्महत्या करके मरती चली गई, मैं नहीं मारूंगी। गलत मेरे साथ हुआ है तो मैं सजा खुद को क्यों दूं, अब मैं उनको सजा दूंगी जिन्होंने मेरे ऊपर गलत किया है। और तब फूलन देवी ने कहा कि मैं उसका बदला लूंगी ताकि आने वाले वक्त में कोई फूलन देवी न बने। इसलिए हम फूलन देवी को याद कर रहे हैं, और इसलिए फूलन देवी ने, वो हमारे यहां तो सिनेमा भी बनता है, तो उसमें डायलॉग जब बोला कि भाई तुम कौन हो, तो वो काम चंबल से आए, ये लोधी जी आए हुए हैं वहां से मध्य प्रदेश से, आधा चंबल इधर है आधा उधर। और वहां पर उन्होंने जब पूछा कि भाई चंबल से आए वहां तो डाकू रहते हैं, उसने कहा ना साहब, डाकू तो संसद में रहते हैं, चंबल में तो बागी रहते हैं। फूलन देवी एक बागी का नाम है और आज भी डाकू संसद में बैठे हुए हैं। करो हमारे ऊपर यूएपीए लगाओ, हमें भी जेल में डालो, हम तो उस सिनेमा की बात कह रहे हैं, हम तो उस सिनेमा का डायलॉग बोल रहे हैं। और यही बात फूलन देवी ने कही कि मैं बागी होकर के जब हथियार लेकर गई, और आज भी इस देश के विडंबना और विरोधाभास देखिए, निर्भया कांड हुआ दिल्ली में 2012 में, बलात्कार हुआ, निर्मम बलात्कार हुआ, सड़क पर लोग उतर गए और क्या नारा लगा रहे थे, बलात्कारियों को फांसी दो, नारा लगाया था ना। जब जब बड़ा मुद्दा बना, हमारे यहां तो हाथरस में एक बेटी को